बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। आपको याद होगा कि जब अली मीन गंडापुर साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने थे तो उन्होंने ये कहा था कि वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं मानते, इसलिए कि उनके ख्याल में उनका जो मैंडेट है वो जाली है। लेकिन आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और अली मीन गंडापुर साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई है और मुलाकात में दोनों तरफ से काफ़ी गर्मजोशी का मुजाहरा किया गया, बड़े अहम इश्यूज़ पे बातचीत भी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ है उसकी तरफ से ये इशारा दिया जा रहा है कि वो रमज़ान अल मुबारक में हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाएँगे। और आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ये दावा किया है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान का जो GSP+ स्टेटस है इसको भी सस्पेंड कराने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उन्होंने साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो एक तरफ एक अच्छी डेवलपमेंट है और दूसरी तरफ रमज़ान अल मुबारक के महीने में भी सियासी लड़ाई है वो हमें जारी नज़र आ रही है। तो ये मामला जो हैं किस तरफ जा रहे हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात, बहुत बहुत शुक्रिया, और जनाब ज़ैन कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं और सीनियर रहनुमा हैं अपनी पार्टी के। सबसे पहले तारड़ साहब ये बताएं कि कैसा लगा आपको अली मीन गंडापुर साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मिलने आए? तो पहले तो लगता ही था कि वो नहीं मिलेंगे, तो अब वो मिलने आए हैं, तो वज़ीर आज़म साहब ने उनका कैसा इस्तकबाल किया? मेरा ख्याल है दोनों तरफ से बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। और मेरे साहब देखिए, ये एक वफाक है। 73 के आइन ने हमें एक वफाकी हुकूमत का सेटअप दिया है जिसमें वफाक का इकाइयों का आपस में एक बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। और रोज़मर्रा के मामलात है ना, कार्य सरकार है, वो एक आम आदमी से रिलेट करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, पाकिस्तानी शहरियों से रिलेट करते हैं। अगर वफाक और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा, पाकिस्तान के अवाम कमज़ोर होंगे। तो आज बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे भी गुफ्तगू हुई, इंतज़ामी अमूर पे भी गुफ्तगू हुई, और ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसको मज़ीद आगे भी बढ़ना चाहिए। और हमें देखें, जो शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस मिसाक के मफामत की बात की थी, वो यही बात थी कि हमारा मुल्क है, इस मुल्क की मईशत को ठीक करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो मिलजुल के चलेंगे, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इस मुल्क के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है। और मैं समझता हूँ ये अगर ऐसी मुलाकातें होती रहें तो ये मुल्क जो है ये इंशाअल्लाह ताला इसके हम मुआशी मसाइल भी हल करेंगे और इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला अच्छी ऊपर बुलंदियों पे लेके जाएंगे। अच्छा ज़ैन कुरैशी साहब, मैं आपको अली मीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट सुनवाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा था शहबाज शरीफ साहब के बारे में। मरकज में इस वक्त जो एक हुकूमत जो बैठ चुकी है उसने मैंडेट चोरी किया है। अब मैं एक ऐसे आदमी जो मुझे पता है कि वो मैंडेट चोरी करके वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है, मैं उसके हल्फ पे जाकर अपने आइन से गद्दारी करूँ? मुझे तो ये बताया गया अपने आइन में कि जो जमहूरी तौर पे जीत के आएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत, वो अगर उस तरह का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं जाता। मेरा ज़मीर बात को नहीं मान रहा। अच्छा, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो क्यों गए, लेकिन एक सवाल जो है, जो सियासी सूरत हाल पर नज़र रखने वाले लोगों के दिल में पैदा हुआ होगा, वो ये है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अली मीन गंडापुर साहब को नोटिस दिया है कि जी आपके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आ गई है, तो आप 26 मार्च को पेश हों, कोई डिक्लेरेशन के मामलात हैं। तो अली मीन गंडापुर साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन के उस नोटिस के बाद डायरेक्ट ही प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँच गए। ये यू टर्न नहीं है बहुत बड़ा? मीर साहब, मेरा नहीं ख्याल है। दो चीज़ों को अब हम खुद तशबीह देना चाहें तो दे सकते हैं। पहली बात तो अली मीन गंडापुर मेरे, अता तारड़ और किसी और की तरह भी पूरी स्क्रूटनी करके सूबाई असम्बली के मेंबर बने, ठीक है ना जी। हम सारे अपने गोशवारे देते हैं, हम अपनी स्क्रूटनी कराते हैं, जब हम एलिजिबल हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए तो उसके बाद अब हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि आफ्टर द फैक्ट हमें जो है ना चीज़ें याद आ जाती हैं। मैं आपको आज की मिसाल देता हूँ कि आज 10 माह गुजर जाने के बाद मुझे फैसलाबाद के एक पर्चे के अंदर नामजद कर दिए, तो आफ्टर द फैक्ट ये चीज़ें हो। आज 10 माह के बाद आज फैसलाबाद के अंदर मुझे 15 तारीख का नोटिस सर्व हो गया, 9 मई के हवाले से। तो कहने का मकसद ये है कि ये नहीं होना चाहिए। अली अमीन ने भी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस पर करेंगे। जहाँ तक अली अमीन का वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग की बात है, तो मेरे समझने में इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और जैसे मैंने आपको आप ही के शो में अता साहब की मौजूदगी में पहले कहा था कि आप तहरीक इंसाफ को एक नए रूप में देखेंगे, हम आपको एक क्रेडिबल और कॉम्पिटेंट अपोजिशन का रोल अदा करेंगे वफाक के अंदर, पंजाब के अंदर और KPK में, जहाँ की आवाम ने हमें वोट दिया है, मैंडेट हमें दिया है और हुकूमत बनाई है, वहाँ पे आपको हुकूमत करके दिखाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज एक बड़ी अहम बात की है।
उन्होंने कहा है बकौल मेरे और बकौल खैबर पख्तूनख्वा के हमारा जो हिस्सा बनता है बजट के अंदर हमें वो नहीं मिल रहा, 1500 अरब रुपए 1500 अरब रुपए का। और वो उन्होंने डिमांड की है वज़ीर आज़म से कि अगर, और अता साहब ने ठीक बात की है कि अकाइयों की वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जो हमारे मुल्क का स्ट्रक्चर है वो चलता ही ऐसे है, NFC को ले लें आप, बाकी रिसोर्स की जो डिवीज़न है उसको ले लें, तो उसमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। मेरे समझने में हम जहां मैंडेट चोरी होने की बात है, हम आज भी अपने मौके पे खड़े हैं। हम आज भी मानते हैं कि हमारा मैंडेट पे डाका डला है और हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम उसका प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं और वक्त आने पर हम कोर्ट्स में भी जाएंगे। वो वाली हमारी अपने हकूक़ की जंग अपनी जगह पर, बट जो डिलीवरी वाली बात है, ये भी बात मैंने उस दिन आपके प्रोग्राम में की थी कि ये एक यूनिक इंस्टेंस हो गया पाकिस्तान में कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिल गई है, मैंडेट का स्प्लिट ऐसा हुआ है। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिल गई है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिल गई है। अब बात आ जाएगी परफॉर्मेंस के ऊपर। मईशत भी सबके लिए बराबर, मसाइल भी सबके लिए बराबर, हालात भी मुल्क के सबके लिए बराबर। अब हर इंडिविजुअल जमात को अपने अपने सूबे के अंदर परफॉर्म करना होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इंशाल्लाह KPK की अवाम ने हमें पहले मेजॉरिटी से जिताया, दूसरी दफ़ा डबल मेजॉरिटी से जिताया, 2/3 मेजॉरिटी से जिताया, इस दफ़ा 3/4 मेजॉरिटी से हमें जिताया है। तो इंशाल्लाह हमने उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना है। और आपने देखा कि अभी जो रमज़ान पैकेज भी हमने दिया है उस पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने दी। अच्छा तारड़ साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया आज और आपने ये कहा कि जी तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस है वो ख़त्म कराने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जनरलाइज्ड प्रेफरेंसेस का जो हमारा एक स्टेटस है। तो ये कोई सबूत है आपके पास कि इन्होंने क्या किया? ये मीर साहब, पहले तो मैं ज़ैन कुरैशी साहब की बात को सेकंड करूंगा। देखिए, इस मुल्क में एक वक्त आया था कि जमहूरियत से और सियासी जमातों से लोगों का एतबार उठ गया था। एक वक्त आया था, बस इस दफ़ा जो मैंडेट आया है, जिसको जहाँ जहाँ मैंडेट मिला है, लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं हर हुकूमत के साथ, वो सूबाई हुकूमत हो, वो वफाकी हुकूमत हो। तो हमें इस मुल्क के लोगों के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। मेरी नज़र से एक पिटिशन गुजरी है जिसकी बुनियाद ये है, और वो एक पिटिशन नहीं है, वो कई 100 पिटिशन यूरोपियन यूनियन को भेजी जा रही हैं एक ऑनलाइन फोरम के थ्रू, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को जेल के अंदर उनके इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई। ये जो यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में डेलीगेशन को कहा जी, उनको बकायदा ऑनलाइन पिटिशन में भी आपको भेज देता, ये बकायदा तौर पे ये PTI के जो सरगर्म कारकुनान हैं, PTI के जो बड़े स्टॉलवर्ड्स किस्म के मेंबर्स हैं, वो ये सुबह से लेके, ये मैं सुबह 8 बजे नोटिस किया ये ट्रेंड कि ये सुबह से चल रहा है। तो नहीं, लेकिन इसमें PTI का लफ्ज़ कहीं पे नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ, ये देखें ना, मेरे पास इसकी अंग्रेजी भी है और उर्दू भी है। अगर कोई शख्स इमरान खान के हकूक के हवाले से बात करते हुए उसको जवाब बना के ये कहे कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस आप हटा दें या मुअत्तल कर दें, इसमें हटाने का लफ्ज़ है कि नजर आ रहा है आपको? GSP प्लस स्टेटस को हवाले से बात की है कि GSP प्लस स्टेटस जो है वो ये है कि मैं पूरा पढ़ दूं? Mr. Khan's health is at risk due to an eye infection and dental issues. Regrettably, he is denied access to preferred medical professionals and timely care, contravening Article 10 of the ICCPR. Furthermore, recent impositions, including a media ban and a meeting embargo, severely limits his rights to legal counsel and family contact, undermining his human dignity and Pakistan's commitments under GSP plus status. तो ये वो कह रहे हैं कि आपने GSP plus status के तहत पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट की थी उसके खिलाफ वो उसके खिलाफ है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हम अपनी GSP plus की कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रहे तो वो स्टेटस रिवोक कर दिया जाए। वजह क्या है? ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा मीर साहब। मैंने ये क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मैं देखें एक ओहदे पे बैठा हूँ, मेरा फ़र्ज़ है, पाकिस्तान का आइन और कानून मुझे पाबंद करता है कि जो बात मैं करूं जिम्मेदारी से करूं। मेरे पास रीज़न टू बिलीव है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि इन्होंने IMF को लेटर लिखा, इन्होंने IMF को उसको ऑन करते हैं कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना किया जाए, पाकिस्तान को इमदाद ना, और एक दफ़ा नहीं, इनके जो वज़राए ख़जाना थे, मैं थोड़ा सा आपको रिसेंट पास में लेके जाऊँगा, शौकत तरीन साहब, झगड़ा साहब, और वल्लाह भला करे मोहसिन लगारी साहब ने तो उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था।
मगर तब इनकी वो फ़ोन कॉल सामने आई थी जिसमें ये कह रहे थे कि IMF को ख़त लिखें कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना तय किया जाए। पाकिस्तान के साथ मुआहदा क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान की अवाम की फलाह के लिए किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि हम मईशत को संभाला दे सकें, रुपए को मुस्तहकम कर सकें, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी का खात्मा कर सकें। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है GSP प्लस वाला। ये तवातर के साथ जब आप IMF को खतूत लिखते हैं, अब मालियाती जो आलमी इदारे हैं उनको खतूत लिखते हैं कि पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए, और फिर आप कहते हैं कि खान साहब को सहूलियात नहीं मिल रही तो GSP की वायलेशन हो गई। आप मुझे बताइए, एक्साइज वाले साइकिल से लेके देखें, अल्लाह ताला किसी को जेल ना भेजे, ये एक बड़ा ट्रायल होता है इंसान के लिए। 3 कमरों का कॉम्पाउंड जिसमें किचन भी है, जिसमें वॉकिंग गैलरी भी है, जिसमें एक्सरसाइज की साइकिल भी है, मेन्यू आपसे रोज पूछा जाता है कि आप क्या नोश फरमाना पसंद करेंगे। तो ये देखें ना, अब इस तरह ना करें। इस लेटर के जरिए GSP प्लस स्टेटस को अंडरमाइन किया जा रहा है। बताएं कि हमारी हफ्ते में 4 मुलाकातें होती रही हैं, मेन्यू हमारी मर्जी का है, एक्सरसाइज इक्विपमेंट मौजूद है। जी जैन कुरैशी साहब, इस पे आप क्या जवाब देंगे? मीर साहब, वैसे आपकी पार्टी के ने ऑफिशियली तो डिनाई किया है, इस इल्ज़ाम को डिनाई कर दिया सर मेरा भाई आता, लेकिन यहाँ पे लूज बॉल खेल गया है। ये कराची जो है ना वाया पेशावर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पिटिशन से कोई ताल्लुक ही नहीं। अगर कोई बंदा उठ के पिटिशन कर दे, उसका मैं जवाब दे नहीं सकता। हमारी पार्टी की ना पॉलिसी का हिस्सा है, ना हमारी पार्टी की तरफ से ये पिटिशन लिखी है। गो के पिटिशन में जो बातें लिखी हैं वो सारी ठीक लिखी हैं, बट ये हमारी तरफ से नहीं आई। मैं ज़रा अब अता भाई की 2 बातों का जवाब दे दूँ। पहले उन्होंने IMF लेटर का जिक्र किया। जब तक तो आपने IMF का लेटर नहीं देखा था, बहुत उसके ऊपर हमने वावेला भी मचाया, हाइप भी क्रिएट की। लेकिन जब लेटर मंजर आम पे आया तो आपने देखा कि लेटर के पहले पैराग्राफ में लिख दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना IMF प्रोग्राम के ख़िलाफ़ है, ना इसमें कोई रखना अंदाजी करना चाह रही है। हमारा मौक़िफ़ बड़ा सिंपल था। हमारा लेटर के अंदर मौक़िफ़ ये था कि IMF के चार्टर का हिस्सा है कि वो जहाँ भी प्रोग्राम करेंगे, जो 23rd प्रोग्राम हमने उनके साथ साइन किया था, उसमें वो इंश्योर करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए उस मुल्क में। हम समझते हैं इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। हम इसमें अभी को ताख़ीर नहीं चाहते। 3 हफ्ते का टाइम दिया आपने नेगोशिएशन पीरियड फॉर द 24th प्रोग्राम। हम ये कह रहे थे पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं, फैफिन जैसा एक इदारा है जो 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक ऑडिट कर सकते हैं इलेक्शन का, तो वो ऑडिट हो जाना चाहिए। उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ जाएगा, हमारे खदशात भी दूर हो जाएंगे और किसी किस्म का नुकसान या ताख़ीर भी नहीं होगी। तो हमने लेटर के ज़रिए कोई नुकसान नहीं करने की कोशिश की। इन्होंने अब GSP प्लस की बात की है। मीर साहब, आपको पता है मेरे वालिद बतौर वज़ीर ख़ारजा की वजह से GSP प्लस का स्टेटस बहाल हुआ था। मेरे वालिद ने यूरोपियन यूनियन के हर हेडक्वार्टर में जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ लड़ा था, तो हमें GSP प्लस 10-12 साल पहले 10-12 साल पहले जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे। और तो हम उसकी खिलाफ वर्जी क्यों करेंगे? दूसरी बात मीर साहब, आपको भी ये पता है, क्योंकि मैं अब पेशेंट को ही कह रहा हूँ, कल को ये होना है तो फिर हमारे पे बात थपी जाएगी। जो अब डेलीगेशन आई है यूरोपियन यूनियन वाली, उन्होंने आके खदशात जाहिर किए हैं। उन्होंने आकर कहा है कि पाकिस्तान कई इंटरनेशनल कन्वेंशंस का सिग्नेटरी है, जो ह्यूमन राइट्स की हैं, लेबर लॉज की हैं, दीगर चीज़ों की हैं, जहां पर पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहा। तो अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करता, जो GSP प्लस का स्टेटस 2027 तक आपका हुआ हुआ है, वो ख़तरे में पड़ सकता है। तो आज अता साहब की हुकूमत है, आज इनके ऊपर ये लाजिम है कि ये इंश्योर करें, उन कमिटमेंट्स को पूरा करें। अगर खुदा ना खास्ता कल कमिटमेंट पूरी ना हुई, इन्होंने फिर कह देना कि जी तहरीक इंसाफ पीछे पड़ी हुई है। अब इस हवाले से सवाल है मेरा, ये एक तो पहली बात तो यह है कि अता साहब जो यूरोपीय यूनियन के टॉप ऑफिशियल्स लास्ट वीक पाकिस्तान आए हुए थे, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन मुलाकात में जो बातें हुई वो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा। लेकिन उसमें जो इश्यूज डिस्कस हुए उसमें एक मीडिया फ्रीडम भी था, और ख़ास तौर पे जो साइबर सेंसरशिप है, जो 8 फरवरी इलेक्शन के दिन से जो कुछ एक्स बंद है, ट्विटर बंद है और बहुत सी जगह पे इंटरनेट बंद है। और इसके हवाले से मैं आपका सरकारी इदारा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, इसकी एक रिपोर्ट है कि अगर पाकिस्तान में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विसेज जब सस्पेंड होती हैं, पाकिस्तान की इकानमी को 1 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो आप सोचें कि 8 फरवरी से लेकर अब तक पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ होगा, और ये भी उस ऑब्लिगेशंस जो है पाकिस्तान पे GSP प्लस स्टेटस के तहत उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो इन्होंने तो डिनाई कर दिया, लेकिन स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं, क्या वो खुद रियासत को खतरा नहीं के लिए खतरात नहीं पैदा कर रही? देखिए, सबसे पहली बात ये कि मेरे लिए तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी लायक एहतराम हैं, और
जैन साहब के वालिद भी हैं, एक सीनियर सियासतदान हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। मगर GSP प्लस स्टेटस 1 जनवरी 2014 को, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दर्ज है, ये 2014 गवर्नमेंट तब मुस्लिम लीग नून की थी जब पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस मिला। ये ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है। तो उससे बाद पहले में कोई काम जितना हुआ था ना, हुआ उसके जरूर ऊपर। हुआ होगा, मैं बिल्कुल मैं उसको वो डिनाई बात नहीं कर करता, रहा हूँ। बिल्कुल। बट 2013 के बाद एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आया। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने बहुत काम किया इंटरनेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लॉबीज पे भी। देखिए एक चीज़ का मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है, ये जो 2008 से जो 2013 तक हुकूमत थी, उसने पाकिस्तान में सजाए मौत बंद की थी, जहाँ से ग्राउंड जी हाँ। हमवार हुई थी इसकी, और उसमें दुरुस्त है, ये बिल्कुल तस्लीम करना चाहिए और इस बात को मानना चाहिए। तो मैं उन काविशों को डिनाई नहीं करता, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है और दुरुस्त है। मीर साहब देखिए, खदशात ज़रूर हैं, और जो इंटरनेट का आपने कहा बंदिश से जो लॉस होता है वो ओवरऑल पूरे इंटरनेट के बंद होने से है। वो 8 से लेके आज तक इंटरनेट तो खुला है, बाकी जो मामलात हैं मैं समझता हूँ कि सेंसरशिप, मैं तो सेंसरशिप के अगेंस्ट हूँ, मैं बिल्कुल बड़ा कैटेगोरिकली इस बात को आपके सामने मानता हूँ। मगर देखें, एक तरफ आज़ादी इज़हार राय है और एक तरफ रियासत का तहफ़्फ़ुज़ है। कुछ लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी गैर मुल्की फंडिंग पे पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। रोज़ सुबह उनकी कोशिश ये होती है कि आज स्टॉक एक्सचेंज ना उठ सके, आज फॉरेन इन्वेस्टर को डरा दें कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, आज ये खबर फैला दें कि फ़लाँ जगह आग लगने लगी है। देखिए, हमें अब इन चीज़ों से बियॉन्ड मूव करना है और हम गवर्नमेंट के लेवल पे इसको डिस्कस करेंगे कि एक बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है कि आज़ादी इज़हार राय भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और जो रियासत के इंटरेस्ट हैं उसको भी तहफ़्फ़ुज़ मिले। ये इसके दरमियान की चीज़ है जिसको अचीव करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस पर इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। जी, इस पे आप क्या सर, ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि आपको पता है मीडिया सेंसरशिप और इंटरनेट सेंसरशिप की तो हम सब साइबर सेंसरशिप के खिलाफ है। मैं जो ये बात कर रहे हैं ना कि कुछ लोग हैं जो बाहर बैठ के करते हैं, आज सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, आज मेटा और एक्स दोनों आपको ये सहूलत देते हैं कि अगर कोई ऐसा हैंडल है जो ऐसे काम कर रहा है, आप इंडिविजुअल लेवल पर उसको जाके ब्लॉक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई ऐसी बात की है जो आपको नाजेबा गुजरी है, आप मेरा हैंडल ब्लॉक कर सकते हैं। तो आप उन इंडिविजुअल को ज़रूर रोकें। हम इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ नहीं है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुँचा रहा है तो उसको खुली छूट मिलनी चाहिए। लेकिन इंटरनेट बंद कर देना, अता साहब फरमा रहे हैं कि इंटरनेट तो बंद नहीं हुआ, लेकिन मीडिया ने रिपोर्ट किया, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया स्लो डाउन किया, इंटरनेट स्लो डाउन किया गया है। ट्विटर बंद है, एक्स बंद है, एक्स भी बंद है, और नहीं, जो ये बात कर रहे थे ना कि सर्विस तो चल रही है वो बंद नहीं हुई, तो सर्विस को स्लो डाउन किया गया है। इलेक्शन डे पे भी किया गया था, पहले भी किया गया है। उसका एक डायरेक्ट फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। आपने जिक्र कर दिया पाइड की रिपोर्ट का। पाइड की रिपोर्ट कहती है कि एक दिन बंद करने से 1 अरब और 30 करोड़ रुपए का, 1 से 1.5 अरब के बीच का नुकसान होता है। तो बहुत सारा ऐसा पाकिस्तान में नौजवान है जो फ्रीलांसर है। अच्छा, अब मज़ेदार बात क्या है, वो जो फ्रीलांसर है वो बैठा पाकिस्तान में है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है, डॉलर कमा रहा है, यूरो कमा रहा है, पाउंड कमा रहा है, यहाँ बैठ के काम कर रहा है, और उसकी हमने रोज़गार के ऊपर जो है लात मारी ये करके। 21वीं सदी है, 2024 है, सेंसरशिप से काम नहीं चलना। रेगुलेशन बढ़ाएं। आपको लगता है कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद हैं, आपके पास लातादाद फंडिंग मौजूद है, आप उस अंसर को जो कि बहुत बड़ी माइनॉरिटी है उसको ज़रूर पकड़ें जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन ये ब्लैंकेट बैन कर देना ये किसी चीज़ का हल नहीं। लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी तो सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उन्होंने परसों सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि FIA ने जो असद तूर पे पीका एक्ट के तहत जो दफ़ात लगाई हैं, कम से कम 3 दफ़ात जो हैं वो गलत लगाई हैं, लगानी नहीं चाहिए। यानी कि FIA को ही उन्होंने गलत करार दे दिया कि उसने गलत है, और अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा। तो इस पर जो FIA और उसके अलावा जो दीगर रियासती इदारे हैं उनको भी एहतियात और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। सबको, रियासती अनासर भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और जो गैर रियासती अनासर हैं जिसमें साफ़ी भी शामिल हैं उनको भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने आज ये शिकवा किया, शिकायत किया कि उनकी पार्टी की जो क़यादत डियाला जेल रावलपिंडी में नज़रबंद है, उनके साथ मुलाकात बंद कर दी गई है सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। इस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने क्या कहा, ज़रा सुने। दहशतगर्दी एक सीरियस इशू है और हम नहीं चाहते कि मुल्क में किसी इस किस्म की दहशतगर्दी और किसी चीज़ को लाइट लिया जाए। लेकिन जहाँ तक खान साहब के
मुलाकात की बात है तो उसको आइसोलेट करके किया जा सकता है। खान साहब शुड नॉट बी इन द जेल इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन अगर है तो हमने कहा आप जो भी स्टेप लेते हैं पहले हमें इत्मीनान में लेते हैं। मुज़ाकिरात पे हम बिलीव करते हैं और मुज़ाकिरात के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, लेकिन इनके साथ किस बात पे मुज़ाकिरात करें? पार्लियामान में बात करते हैं, मौका नहीं मिलता, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर स्पीकर टाइम देता है और जब बात करते हैं तो उसको म्यूट किया जाता है। तो ये भी एक, अभी हम थोड़ी देर पहले सेंसरशिप की बात कर रहे थे, तो जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही होती है तो कोई जब हुकूमत के मुखालफिन जब तकरीर करते हैं तो पीटीवी पे उनको म्यूट कर दिया जाता है, ख्वाह वो पीटीआई हो, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो, इवन अख्तर मैंगल साहब हो, कोई भी हो, उसको म्यूट कर दिया जाता है। एक वाक़या हमारे नोटिस में आया था कि जब उमर अयूब साहब की तकरीर के दौरान ये मामला हुआ और डिप्टी स्पीकर साहब ने नोटिस लिया और उसके बाद वो तकरीर बहाल हुई, तो मेरे वज़ीर बनने के बाद आज पहला सेशन था और पीटीवी पार्लियामेंट बाकायदा एक लाइव फीड देता है जो बाकी चैनल्स पिक करते हैं। तो मैं तो अभी पार्लियामेंट जाऊंगा अभी और इस मामले को देखेंगे। तो किसी भी असेंबली के मेंबर की स्पीच को सेंसर नहीं होना चाहिए। उन्हें लाखों अवाम ने कई दफ़ा और हज़ारों अवाम ने इलेक्ट करके फ्लोर ऑफ द हाउस इसलिए भेजा है कि उनके हकूक़ की आवाज़ उठाई जाए और वो आवाज़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो इसमें जो किरदार अदा कर सकेंगे, बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पर इस पर समझता हूँ कि इस पर किरदार अदा करेंगे। और जो बात अभी बैरिस्टर गौहर साहब कर रहे थे, देखिए जेलों के हवाले से एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत का एक लेटर मेरी नज़र से गुजरा है, जो 3 जेलों का उन्होंने सिक्योरिटी ऑडिट ऑर्डर किया है, वो ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक वो टेम्प्रेरी फेज़ है, उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मगर खान साहब को जेल में तमाम सहूलियात आसाइशें मुयसर हैं और वो उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। मगर इस सब के होते हुए जो सबसे मुस्बत बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने, जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, इन्होंने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में भी हिस्सा लिया, वज़ीर आज़म के इंतखाब में हिस्सा लिया, सदर के इंतखाब में हिस्सा लिया और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ आए हैं वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत मुस्बत हैं जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है और वफाक के लिए ज़रूरी है। तो ज़ैन कुरैशी साहब, अली ज़फ़र साहब जो हैं आपकी पार्टी के सेनेटर हैं और बड़े ही ठंडे मिजाज के आदमी हैं, बड़े समझदार आदमी हैं। कल हमारे शो पे उन्होंने भी कह दिया कि अब तो लगता है कि रमज़ान के महीने में ही हमें अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू करनी पड़ेगी और उन्होंने कहा कि अडियाला जेल के सामने हो सकता है हमें धरना देना पड़ जाए। तो एक तरफ अली मीन गंडापुर साहब की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है और दूसरी तरफ हम ये सुन रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अडियाला जेल के सामने मुजाहरे के बारे में तैयारी कर रही है। मीर साहब, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो आपकी ले लेते हैं। जब आप मफाहमत की बात करते हैं ना, तो मफाहमत के अंदर कुछ कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स भी आप करते हैं। ये हो नहीं सकता कि आप मफाहमत की बात करें लेकिन वहाँ पर आप हमारे बुनियादी हकूक़ को भी सलब कर दें। वो दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती नहीं हैं। अगर आपने गाड़ी के 2 पहिए चलाने, इनको इकट्ठे चलाना पड़ेगा। अब ये जो बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की अडियाला जेल के अंदर, तो बसद एहतराम ये एक तरीका है इमरान खान का रास्ता रोकने का। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। मच जेल के अंदर अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ, रॉकेट लॉन्चर चले, फायरिंग हुई, सारा कुछ हुआ। वहाँ पे तो विजिटेशन किसी की नहीं रोकी गई थी। अगर आप कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न है, हम मानते हैं। आपने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भेजनी है, आप भेजें। आपने नफरी बढ़ानी है, आप नफरी बढ़ाएं। आपने इंटेलिजेंस बढ़ानी है, आप इंटेलिजेंस बढ़ाएं। आप लोगों के बुनियादी हकूक़ नहीं सलब कर सकते। इमरान खान के अलावा 7,000 बंदा उस जेल में जो है कैद है। उनकी आपने फैमिलीज़ को रोक दिया, उनकी आपने एक्सेस टू जस्टिस को रोक दिया, आपने उनकी लीगल काउंसिल को रोक दिया। ये कहीं होता नहीं है दुनिया के अंदर कि आप उनको रोक दें। दूसरी बात उसमें यह है कि अगर आप कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थी, तो फिर कमिश्नर इस्लामाबाद को और सुपरिटेंडेंट अडियाला को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं और जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है, जो विजिटेशन राइट्स उन्होंने इमरान खान के दिए हैं, उसको जाके चैलेंज करें। अगर सिक्योरिटी का मसला था तो इस ऑर्डर को कुछ आप चैलेंज कर रहे हैं। तो इससे नज़र ये आता है कि निशाना इमरान खान है, निशाना इमरान खान को रोकना है। ये नहीं होना चाहिए। अता साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी 2 हफ्ते हैं, ऑडिट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सर, बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि आगे सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, हमने अपने कैंडिडेट्स का फैसला करना है। आगे आपके बाई इलेक्शंस नेशनल असेंबली में आएंगे, सूबाई असेंबली में आएंगे, उनके फैसले करने हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ बननी है, पार्लियामेंट्री, सब समझते हैं ये 100 पार्लिमानी फैसले होने हैं। हमने चेयरमैन अपने डिक्लेयर करने स्टैंडिंग कमेटीज़ के। इन सब मामलात में पार्टी को अपने बानी चेयरमैन से रुजू करना है। तो उनका एक्सेस रोकना जो है, ये मेरे ख्याल से कोई इतना कोई पॉजिटिव मूव नहीं थी और इनको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, बिल्कुल सिक्योरिटी के हम कायल हैं, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। उस ऑडिट के अंदर एक्सेस रोकने वाली कोई बात नहीं है। मैं मीर साहब 10 महीने से अडियाला जेल जा रहा हूँ, मेरे वालिद अडियाला जेल में है।
मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, जिस बारीक बीनी के साथ हमारी जो है ना तलाशी होती है, तो माचिस की तीली हम नहीं लेके जा सकते अंदर। आप सिक्योरिटी बढ़ा दें, आप मज़ीद लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर दें, लेकिन वकीलों को, लवाहिकीन को, फैमिली को, अपने लवाहिकीन से, अपने जो कैदी हैं उनसे मिलने का रोकना, दिस इज़ नॉट सेंडिंग अ पॉजिटिव इमेज। तो फिर वो जो आप मफाहमत वाली बात करते हैं वो नहीं हो सकती। फिर मजबूर हो जाएगी तहरीक इंसाफ ये कहने पे कि जी हम धरना करेंगे, हम आ जाएंगे। हम ये नहीं करना चाहते। जैसे, और मैं अता साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इन्होंने सराहा इस बात को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। हम मेहरबानी करके हमें वो पॉजिटिव रोल प्ले करने दें, हमें ना धकेलें उस तरफ जिस तरफ हम नहीं जाना चाह रहे। इन हथकंडों से हम मजबूरन हमें वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तारड़ साहब, ये वैलिड पॉइंट नहीं है कि ये जो 2 हफ्ते की पाबंदी लगाई गई है मुलाकातों पे, तो अगले 2 हफ्ते में सेनेट का इलेक्शन भी आ रहा है और बाई इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो यकीनन इससे तो फ्लेयर अप होंगे ये। देखिए, ये कोर्ट में गए हैं और मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है कि अगर सिक्योरिटी ऑडिट को जल्दी मुकम्मल कर लिया जाए, या जो इजाफी मेजर्स लेने हैं सिक्योरिटी को टाइटन करने के लिए और जो सिक्योरिटी खदशात हैं उनको दूर करने के लिए, वो जल्दी भी किए जा सकते हैं। इस पर बात हो सकती है। मगर ये जो विजिटेशन राइट्स की बात कर रहे थे, देखें, वाहिद कैदी है जिनको 4 मुलाकातें हफ्ते में अलाउड थी। फैमिली, फ्रेंड्स, वकला और सियासी मुलाकातों का अलग ऑर्डर था। जो चैलेंज हुआ है वो सियासी मुलाकातों का एक ऑर्डर था, लेकिन वो हुई कोई नहीं आज। मगर ये हफ्ते में 3 तो होती रही हैं, हमारे सामने होती रही हैं। रोज अडियाला जेल के बाहर माइक लगे होते हैं, डीएसएनजी पहुंची होती है। असद तूर की तो हफ्ते में एक भी नहीं हुई। नहीं सर, लेकिन इसमें भी आज उसके वकील गए, उनको भी नहीं मुलाकात मैं करने इसमें दी। सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि एक इंसान जिसके ऊपर 200 से ज्यादा केस हो, उसके तो वकील ही सारा टाइम ले जाते हैं। आप ये देखें ना, 185 से ज्यादा केस है इमरान खान के ऊपर, तो उनके हफ्ते में 2 दिन क्या, हफ्ते के 7 दिन भी कम लाइव पड़ते हैं केसेस तो 2-4 के अलावा लाइव केसेस तो नहीं है ना, बाकी तो गवर्नमेंट। चले, ये तो पॉजिटिव चीज़ है कि अली मीन गंडापुर साहब ने और एहसन इकबाल साहब ने एक जॉइंट अपीयरेंस की है मीडिया के सामने, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है आपके ख्याल में? लेकिन अगर आप इन पे मज़ीद सख्ती करेंगे और मुलाकात पर पाबंदी बरकरार रहेगी तो फिर मेरा ख्याल है वो एक आर्जी फेज़ है, वो गुजर जाएगा। हो सकता है 2 हफ्तों से पहले ख़त्म हो जाए, मगर मैं समझता हूँ कि ये खुश असलूबी से मामला तय हो जाएगा। इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई सियासी इंतकाम का आंसर नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक सिक्योरिटी का इशू है जिसको एड्रेस होना चाहिए। वरना खुदा ना खास्ता हम बाद में कह रहे होते हैं कि जी वो सिक्योरिटी टाइट कर लेते, कोई एहतियाती तदाबीर अपना लेते, तो सिक्योरिटी का जो है वो हमारे मुल्क में इशू है। लेकिन ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, बन्नू जेल पे एक हमला हुआ था जी, तो वो तो उसमें सैकड़ों जो थे लोग आए थे जिन्होंने अटैक किया था, वो गाड़ियों में आए थे, छुड़ा के ले गए थे कैदी। और कैदी छुड़ा के ले गए थे। तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 बंदे आए और उनको भी आपने पकड़ लिया बाहर से ही, इसलिए ये सवालात उठा रहे हैं। मैं देखिए ना, मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर हम छोटे से छोटे वाक़े को भी बड़ा सीरियसली लेते हैं और हम नहीं चाहते कि ये मामूल बन जाए। तो इसलिए ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं और इसको इंश्योर किया जाएगा इंशाल्लाह। चलें, एहतियात वाकई बहुत ज़रूरी है। तो एक सवाल अब ये पैदा होता है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, एक लियाकत चट्ठा साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बाद में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश होके तो अपनी उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने दावे किए थे उनकी तरदीद कर दी। आज उन्होंने एक अदालत में पेश होना था और वो अदालत में पेश ही नहीं हुए, तो ये क्या चक्कर है? इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। तारड़ साहब, आज लियाकत अली चट्ठा साहब ने कोर्ट में पेश होना था, वहाँ पुलिस ने कहा जी कि वो हमारे कांटेक्ट में नहीं है, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगली पेशी पे आ जाएं। तो ये लियाकत अली चट्ठा साहब जो हैं, ये इलेक्शन कमीशन में तो चले गए थे और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को डिनाई भी कर दिया था। स्टेटमेंट पे कोई दस्तखत के साथ कोई डेट भी नहीं उन्होंने डाली हुई, अब वो गायब हो गए हैं, तो ये क्या चक्कर है? देखिए, मैं लियाकत चट्ठा साहब प्रोविंशियल सर्विस के अफसर हैं, बड़े उनका पंजाब में उन्होंने बड़ा सर्व किया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, और आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं वो। जी बिल्कुल, मैं भी उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि आपने इकट्ठे काम किया हुआ है। इकट्ठे काम भी किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है, और वो डिस्ट्रिक्ट में भी सर्व किया है, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में भी सर्व किया है। वो बड़ा एक मारूफ अफसर है, हर कोई उसको जानता है। मतलब उसकी शनासाई परवेज़ इलाही की पार्टी के साथ भी है, तहरीक इंसाफ के साथ भी है, कमिश्नर डीजी खान भी वो उस दौर में रहे, हमारे दौर में भी काम किया। उन अफसरों में से हैं जिन्होंने आती जाती हुकूमतों में जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी की थी, उन्होंने सबके साथ काम किया। तो हाफिजाबाद के रहायशी मेरे ख्याल है आ जाएंगे अगली पेशी पे। मैं इसको कोई ये नहीं समझता कि कोई इसमें कोई सस्पेशन वाली बात है या तशवीश वाली बात है।
मेरा ख्याल है कि अगली पेशी पे वो आ जाएंगे, अपना बयान को वो बिल्कुल ऑन करेंगे। मेरा ख्याल है थोड़ा सा कई दफ़ा रिटायरमेंट के करीब मामला था, प्रमोशन भी नहीं हुई, तो उनके सर्विस मैटर्स भी थोड़े से ज़रा एंड पे शायद जिस तरह वो रिटायरमेंट लेना चाह रहे थे उस तरह नहीं हुए, तो इंसान कई दफ़ा ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं, आ जाएंगे अगली पेशी। अच्छा, तो कुरैशी साहब कोई ओवर एस्टिमेट नहीं कर लिया आपकी पार्टी ने, आपके साथियों ने? उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो फिर उसको तरदीद भी सर कर पहले तो अतार साहब से ये सवाल पूछे कि अपने पहले वाले बयान को ऑन करेंगे या दूसरे वाले बयान को ऑन करेंगे। दूसरी बात ये है कि अब मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि आज आपको अता ने बता दिया कि वो बड़े मारूफ अफसर हैं, हर कोई को जानता है, लेकिन जब उनकी पहली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी तो उनको सुसाइडल भी डिक्लेयर कर दिया था, उनका जहनी तवाज़ुन भी खो चुका था, वो बहकी बहकी बातें भी कर रहे थे, तो ये इनकी तरफ से सारा रद्द अमल आया था। अब जब ऑलरेडी उनको मतलब है कोर्स करेक्शन उनकी हो गई है, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तो अब शायद वो इनको वो लग रही है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, बहुत संगीन इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे, कस्में उन्होंने खाई थी, उन्होंने खुद कहा कि जी मैं तो खुदकुशी करने जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस अमल में, इस गुनाह में जो है शामिल होने से पहले मैं कौम और के सामने ये हक़ाइक़ रखूँ। देखिए, उनके स्टेटमेंट का वो बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं वो मुताबिकत रखती है उन चीज़ों से जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे। मैं तो आपको आज भी कहता हूँ कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है उसमें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की जंग आज भी चल रही है। फॉर्म 45 के तहत मैं आपको दर्जनों केसेस ऐसे दिखा सकता हूँ जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हुए हैं, लेकिन फॉर्म 47 में कहानी और है। मैं आपको पता है हमारे मुल्तान के 2 केसेस हैं, मेरी हमशीरा एक सीट पे, मेरी साथ वाली सीट पे लड़ी है, उसमें फॉर्म 45 के तहत हम 6500 की लीड से जीते हुए हैं। वहाँ पे हमारा 16,500 वोट रिजेक्ट किया हुआ है। जो उसके नीचे जो 2 सूबाई हल्के हैं उनका मजमुआ रिजेक्टेड वोट 4000 है। कौमी असम्बली, लेकिन आप अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, हर जगह है। पीपल्स पार्टी के बहुत से जो सर मजेदार बात के उम्मीदवार हैं वो भी अपने फॉर्म 45 उठा के फिर रहे हैं। मीर साहब मजेदार बात, बीएनपी मंगल वाले भी उठा के मैं आपकी बात को आगे ले जाता हूँ। इस चीज में तो हम सारे बराबर हैं। आप कराची जाएंगे तो आपको पीपल्स पार्टी कहेगी कि एमक्यूएम को जो मैंडेट मिला है, बलूचिस्तान में जाफर मंदोखेल साहब नून लीग के सूबाई सदर, आप केपीके में चले जाएंगे आपको मौलाना ये बात कर देंगे। तो हर जगह ये बात हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बननी चाहिए। इसलिए खान साहब ने कहा कि पहले 4 हल्के मैं बता रहा हूँ उनको खोल दो, जैसे हमने पहले भी 13 में भी डिमांड की थी। बट हर वो हल्का जहां पर फॉर्म 45 का रिकॉर्ड मौजूद है और फॉर्म 45 के रिकॉर्ड में एक शख्स जीता हुआ है, उसको खोलना चाहिए। यह दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और बिलावल भुट्टो साहब ने जो अपनी पहली तकरीर पार्लियामान में की तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरी दफ़ा मेंबर बन के आ रहा हूं, तो मैं दुआ करता हूं कि जब मैं तीसरी दफ़ा आऊं तो ये मसला ना हो। तो ये मसला पाकिस्तान की जमहूरियत का मसला है, ये मसला पाकिस्तान के वोटर का मसला है। और इसको एक ही दफ़ा, क्योंकि हर पार्टी, वही वाली बात आ गई कि मैंडेट डिवाइड हुआ है, हर पार्टी इसकी इफेक्टिव है, तो हम सब जमातों को इकट्ठे होकर इस मसले को टेकअप करना चाहिए। अच्छा, तो तारड़ साहब, आज जो शहबाज शरीफ साहब की और अली मीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई है, तो हम ये समझें कि आने वाले दिनों में ये जो धांधली का इशू है इसको रिजॉल्व करने के लिए भी कोई जुडिशल कमीशन बन सकता है और कम से कम रमज़ान के महीने में ये लड़ाई बंद हो जाएगी? साहब देखें, बदकिस्मती से इस मुल्क में जब भी इलेक्शन हुआ है ये शोर गोल होता है कि जी धांधली हो गई, हारने वाले कहते हैं जी धांधली हुई, जीतने वाले कहते हैं जी नहीं हुई। अब देखें ना, केपी में मैंडेट मिला तहरीक इंसाफ को, हमें मिला पंजाब में, सिंध और बलूचिस्तान में मिला पीपल्स पार्टी को। अब तस्लीम कर लें और इसका लीगल फोरम मौजूद है। हम जो कहते हैं ना स्पेशल कोई कमीशन बनाया जाए, आप ट्राइब्यूनल्स में जाए ना, ट्राइब्यूनल्स नोटिफाई हो चुके हैं, अर्ली हियरिंग्स की एप्लीकेशंस दें, हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल वो ट्राइब्यूनल्स हैं। लेकिन पंजाब इतना बड़ा सूबा है, सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। बनने चाहिए, ज़्यादा बना दें, मगर मेरा पॉइंट ये है कि ट्राइब्यूनल्स कानूनी तौर पे एम्पावर्ड हैं ये फैसले करने के लिए, उसमें जाना चाहिए। ये कमीशन पहले भी खेलते रहे हैं। मुझे बताएं इस मुल्क में कितने कमीशन हैं जिनकी रिकमेंडेशन पे आज तक अमल दरामद हुआ है? और पहले भी 2013 में जो 4 हल्के खुले उधर से हम जीत के वापस आ गए थे, बैठ गए थे असेंबलियों के अंदर। तो कौम का वक्त ज़ाया ना करें, हमने मईशत को ठीक सिमत में लेके जाना है, उस पर फोकस करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और ये है जी कि आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने एहसन इकबाल साहब के साथ मिल के मीडिया टॉक भी की। तो उम्मीद करनी चाहिए कि रमज़ान के महीने में हुकूमत और अपोजिशन में जो सियासी इख्तलाफ तो कायम रहेगा, सियासी लड़ाई नहीं होगी। ये नहीं होना चाहिए कि रमज़ान के महीने में अडयाला जेल के बाहर धरना हो रहा हो और पुलिस गिरफ्तारियां कर रही हो और हम यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के उस सूरत हाल पे रोना रो रहे हों कि ये रमज़ान में क्या हो रहा है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।